Hello students, now we will cover the next part of our chapter. The name is Spread of Christianity. Okay, और इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी कुछ पढ़ा था और देखा था कि किस तरह से बाइजेंटाइन एम्पायर बना, फिर उसका शेक हुआ, है ना। और अब इस चैप्टर में जो हम देखने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं बेसिकली, वो प्योर स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। अभी तक तो हमने बेस बनाया है ना, तो अब हम प्योर बेस एक तरह से स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी को इसमें फॉलोअप करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी था, ये इसका एक तरह से मतलब इसका पूरा जो सिस्टम था वो किसके ऊपर बेस है ना। ये हमने लास्ट चैप्टर में जहाँ तक छोड़ा था उसके बाद हमें देखना होगा। तो स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी का जो रियल सिस्टम था वो किसके थ्रू किया गया। तो आप एक वर्ड हमेशा सुनते होंगे, मिशनरीज़, है ना। आपने भी सुना होगा कि क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, है ना। आईसीएसई बोर्ड बेसिकली उसी पे डिपेंड है, बना हुआ है क्रिश्चियन स्कूल्स पे। तो वो मिशनरीज़ के थ्रू है ना। मिशनरीज़ बोलते हैं उनको, ईसाई मिशनरीज़ बोलते हैं। तो रोमन एम्परर ने मिशनरीज़ स्टार्ट की और उनका मेन एम क्या था, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। ओके, अब वो किन बातों को स्प्रेड करते थे। अब ये थोड़ी ना है कि आप किसी को ज़बरदस्ती कराओगे, तो आप किन बातों को स्प्रेड करोगे। तो उन्होंने बोला कि क्रिश्चियनिटी में फीलिंग ऑफ इक्वलिटी है, सब लोग बराबर होते हैं, ब्रदरहुड की फीलिंग है, यानी कि भाईचारा आपस में रहता है। और सबसे बड़ी बात जो होती है, कंसर्न फॉर पुअर, सिक एंड ऑर्फनेज, गरीब, बीमार और अनाथ, है ना। इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन पे कंसर्न करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनकी सर्विस करते हैं। आपने नेम भी सुना होगा, मदर टेरेसा, है ना। तो इन्होंने बहुत वर्क किया था। तो इन सब चीज़ों से भी आपका जो रिलीजन होता है वो स्प्रेड होता है, क्योंकि जब आप किसी की सेवा करोगे, किसी को हेल्प करोगे, तो उसके मन में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आएंगी। और सबसे बड़ी जो इनकी बॉडी थी वो चर्च। ओके, तो चर्च आप जानते ही हैं कि चर्च के थ्रू ये सारा उस पर्टिकुलर किसी भी पोर्शन में चर्च खुली हो एरिया में, तो वहाँ से ऑपरेट होती हैं सारी चीज़ें। वहाँ पर उन्होंने स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, डेडिकेशन ऑफ लीडर्स, इनका डेडिकेशन बहुत होता है लीडर्स का अपने क्रिश्चियनिटी की तरफ, है ना। और इन सब चीज़ों ने जो क्रिश्चियनिटी को पॉपुलर बनाया। अब आप बोलेंगे डेडिकेशन कैसे, तो आप देखो समझ ही सकते हैं कि जो फादर होते हैं, है ना, वो शादी नहीं करते, मैरिज नहीं करते, और सिर्फ स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए ही तो वो मिशनरीज़ के लिए तो लगे हुए हैं। सिस्टर होती हैं, है ना, नन होती हैं। तो ये सब किसके लिए लगे हुए हैं कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जा सके, स्प्रेड कर सकें। तो ये सब उसी का पार्ट है। ओके, अब हम नेक्स्ट में मूव करेंगे तो देखेंगे कि जो एक चीज़ क्रूसेड्स, ठीक है, समझ नहीं आता है कई बार स्टूडेंट्स को। तो क्रूसेड्स का मीन्स होता है होली वॉर। वॉर मतलब लड़ाई, और होली मतलब पवित्र। अब सोचो आप, पवित्र लड़ाई कैसे हो सकती है। तो इसका कंसेप्ट कुछ इस तरह से है कि आप जानते ही हैं कि बाइजेंटाइन एम्पायर और इस तरह के जो एम्पायर एक तरह से एम्पायर थे जो क्रिश्चियन बेस थे, उनके ऊपर अटैक किया तुर्क्स ने। ओके, तो तुर्क्स बेसिकली आप ये समझ लो कि मुस्लिम्स ने, ठीक है, मुस्लिम्स ने उनके ऊपर अटैक किया और उनकी होली प्लेसेस को कैप्चर कर लिया। ठीक है, जेरूसलम इज़ वन ऑफ देम, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस को उनकी कैप्चर कर लिया। अभी क्या, जो बाइजेंटाइन एम्परर है, ठीक है, उसने पोप से बोला कि हेल्प करो। पोप ने पूरे क्रिश्चियन लोगों से क्या बोला, ठीक है, पूरे क्रिश्चियन लोगों से, ऑल क्रिश्चियंस से उन्होंने बोला, पोप ने, कि उस टाइम पे पोप अर्बन सेकंड थे, कि अगर आप इस होली वॉर में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है, तो आपके सारे सिंस माफ़ कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, आपके सारे सिंस को माफ़ कर दिया जाएगा और गॉड आपको ब्लेस करेंगे। तो बेसिकली मेन सिस्टम क्या था कि अपने होली प्लेसेस को बचाना, अपने रिलीजन को बचाना। और इसके लिए जो एक तरह से क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम वॉर हुए, लड़ाइयाँ हुई, उनको बोला गया है द क्रूसेड्स। ओके, तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा के लिए। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे क्रूसेड के, तो आप ये बता सकते हैं किसी को भी कि भाई अपनी एक तरह से जो स्प्रेड ऑफ इस्लाम है जो उनके एरिया में हो रहा था उसको चेक करना, उसको रोकना। चेक का मीन्स यहाँ पे रोकने से है। ओके, और फिर उसके बाद रिटेक कंट्रोल ऑफ द होली लैंड, अपनी लैंड जो छिन गई थी उस पर दोबारा से कंट्रोल करना, है ना। और उसके बाद टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, और इसके साथ साथ भाई इस्लाम का जो इम्पैक्ट था उनकी लैंड पे, उसे तो रोकना ही रोकना और अपना बढ़ाना। ठीक है, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इन लड़ाइयों की वजह से। जो यूरोपियंस थे,
वो ग्रीक लोगों के और अदर मुस्लिम्स के टच में आए। तो जब टच में आते हैं तो बहुत सारी नई नई बातें पता लगती हैं, तो उसको हम एक तरह से रेनेसेंस भी बोल सकते हैं, यानी कि बहुत सारी नई नई बातें पता लगना, ठीक है। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है, आपका व्यापार जिसको बोलते हैं हम, है ना, खरीदारी बेचना, वो सब बढ़ता है। और जब वो सब बढ़ता है तो एक तरह से ना हम देखो कैसे इसको क्रोनोलॉजी में लेते हैं कि ये हुआ तो उसके बाद ये हुआ तो उसके बाद ये हुआ, है ना। तो वो आप ये मत सोचो कि ये रीज़नलेस है, हिस्ट्री रीज़नलेस नहीं है। हिस्ट्री के अंदर बहुत सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि बिना किसी भी बात के कुछ भी, हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो आपको बस वो रीज़न पता होना चाहिए, तो आपको हिस्ट्री बहुत आसान लगने लगेगी। अगर हमें रीज़न नहीं पता है पीछे का तो इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर अस। तो ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, पैसे वगैरह आए, तो उससे न्यू टाउन्स एंड सिटीज़ डेवलप हुई। फिर टैक्सेस दिया गया, और उसके बाद अगर मैं आपसे बोलूँ तो टैक्सेस के बाद क्या, जब हम टैक्सेस देते हैं तो जो किंग था उसने बेटर मिलिट्री सर्विस रखी वहाँ पर, और जब बेटर मिलिट्री सर्विस रखी तो उनको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए था लोगों को। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि कोई हमें आगे परेशान ना करे, कोई लूटे ना, चोरी वगैरह ना करे। अब इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ वो हुआ फ्यूडलिज्म, एंड फ्यूडलिज्म तो डाउनफॉल हुआ और किंग की पावर बढ़ी। अब इसमें जो वर्ड आया फ्यूडलिज्म, ये आपको परेशान कर देगा, समझ ही नहीं आता है बच्चों को कि क्या होता है। तो अगर हमें फ्यूडलिज्म समझना है तो हमें क्या देखना होगा, मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे सबसे ऊपर तो किसी भी सिस्टम में किंग होते हैं, ठीक है, किंग। अब किंग के नीचे खूब सारे पावरफुल पर्सन डेवलप हो जाते हैं, उन्हें किंग नहीं रखता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे किसी के पास 400 विलेज हैं, किसी के पास 300 विलेज हैं, ऐसे ही सॉन। तो वो क्या करता है, जो ये बीच का पर्सन होगा, ये इन लोगों से टैक्स कवर करेगा और किंग को देगा। सिस्टम सीधा सीधा है, बदले में किंग इसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन धीरे धीरे जब किंग, ज़रूरी थोड़ी ना हर किंग अच्छा ही हो, तो जब किंग थोड़ा सा एक तरह से आप ये समझ लो कि इतना इम्पोर्टेंट ना रहे, या एक तरह से बोल सकते हैं कि पावरफुल ना रहे, इंटेलिजेंट ना रहे, टैलेंटेड ना रहे, तो ये बीच के जो सिस्टम होते हैं ये इमर्ज करना शुरू कर जाते हैं। ये किंग ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इन्हीं को बोला जाता था फ्यूडल्स, है ना। और इस सारे सिस्टम को फ्यूडलिज्म। तो अगर फ्यूडल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, वो किंग के लिए परेशानी करते। और किंग उनसे क्यों नहीं लड़ सकता था, क्योंकि इनके पास अपनी भी आर्मी होती थी, डेवलप कर लेते थे। तो जब लोगों ने टैक्सेस इन्हीं को देना शुरू कर दिया, है ना, सिटीज़ वगैरह बड़ी बड़ी बनी, तो फिर ये स्ट्रांग हो गए और ये फ्यूडलिज्म थोड़ा सा डाउन हो गया। तो अभी आप बहुत लंबे टाइम तक पढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि यहीं पर आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप करो और नोट्स ज़रूर बनाओ, ठीक है। नोट्स अगर हम नहीं बनाते हैं तो हम भूल जाते हैं, और अगर हम नोट्स बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा आपकी हैबिट हो जाती है। तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप नोट्स ज़रूर बनाएं जो भी हम पढ़ते हैं। इस चैप्टर का एक तरह से राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी का लास्ट पार्ट अभी बचा हुआ है, दैट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।